नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ वर्सेस कांग्रेस का मुसलमानों का साथ। क्या चुनाव की लाइन यही तय हो गई है? कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का हक छीनकर क्या सब कुछ मुसलमानों को देना चाहती है? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने कैसे जमीन आसमान एक कर दिया था, आज इसका इतिहास बताऊंगा आपको। कांग्रेस के मुसलमान प्रेम का वो चैप्टर जो देश देखेगा तो शौक लगेगा। आज एक एक डिटेल आजादी से लेकर अभी तक के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देश को बंटने से बचाने के लिए जो सरदार पटेल ने किया, क्या वही आज मोदी कर रहे हैं? विपक्ष मोदी को कोस रहा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो सरदार पटेल ने किया था? आज उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क कैसे ले लिया है। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के लिए वो कह दिया कि बवाल मच गया। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी की बजाय जीजा वाड्रा और साले राहुल की लड़ाई है क्या? 2024 चुनाव की सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर भी होगा। और फिर बाबा रामदेव के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, बाबा रामदेव पर आरोप लगाने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट में कैसे झटका लग गया, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में विसरा रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक विसरा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्तार की मौत की वजह जहर नहीं है। विसरा रिपोर्ट को फिलहाल न्यायिक टीम को सौंप दिया गया है। इससे पहले मुख्तार के परिवार वालों ने जेल में मुख्तार को जहर देकर मारने का आरोप लगाया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही गई थी। यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी सीट पर टिकट के ऐलान नहीं होने का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मीडिया की वजह से उन्हें अब तक टिकट नहीं मिल पाया। हालांकि टिकट के ऐलान में हो रही देरी पर आगे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हो सकता है इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति हो, वो बीजेपी से बड़े नहीं। बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की 14वीं लिस्ट जारी कर दी। लद्दाख से बीजेपी के मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह बीजेपी ने लद्दाख से ताशी ग्याल्सन को कैंडिडेट बनाया है। लद्दाख सीट पर 5वें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मोदी का सबका साथ वर्सेस कांग्रेस का मुसलमानों का साथ। क्या चुनाव की लाइन यही तय हो गई है? कांग्रेस दलितों पिछड़ों का हक छीनकर क्या सब कुछ मुसलमानों को देना चाहती है? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान क्या एक कर दिया था? कांग्रेस के मुसलमान प्रेम का वो चैप्टर जो देश देखेगा तो शौक लगेगा आपको। देश को बंटने से बचाने के लिए जो पटेल ने किया, क्या वही आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर 3 दिन से बवाल मचा हुआ है। पूरा इंडी गठबंधन, पूरा इकोसिस्टम हाय तौबा मचाए हुए है। इंडी गठबंधन वालों को पीएम मोदी की बातों से बहुत तेज आग लगी हुई है। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। सच यह है कि वो उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो सिर्फ मुसलमान करते हैं। वो मुसलमान हिंदू नहीं कर रहे। जो मुसलमान खाली करते हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसी से नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव की लाइन भी तय कर दी है। और चुनाव की लाइन यह है कि सबको साथ लेकर चलने वाला चाहिए, या फिर ऐसा चाहिए कि जो किसी एक विशेष धर्म पर ही देश का तन मन धन लुटा देने की तैयारी करके बैठा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा। मोदी का सबका साथ या फिर कांग्रेस का मुसलमानों का साथ। नरेंद्र मोदी ने यह चुनावी लाइन सेट कर दी है कि लोगों को यह चुनना है कि आपको सबका साथ चाहिए या कांग्रेस का मुसलमानों वाला साथ चाहिए। आज हम पाठशाला में कांग्रेस के मुसलमान प्रेम का वो चैप्टर खोलेंगे जिसे देश देखकर देश को शौक लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई बात ऐसे ही नहीं कहते। पूरी हिस्ट्री है कि कैसे मुसलमानों के लिए कलेजा काट के निकाल देने का प्रयास हुआ। बॉस, कलेजा खोल कर रख देने का प्रयास हुआ।
कैसे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने दिन रात एक कर दिया। आज पाठशाला में वो हिस्ट्री भी खुलेगी, जब इस देश का संविधान बन रहा था तब भी मुसलमानों को आरक्षण देने की पैरवी करने वाले खड़े हो गए थे, और तब सरदार पटेल ने देश को बंटने से बचाने के लिए जो काम किया था ना बॉस, वही काम आज मोदी कर रहे हैं। वो हिस्ट्री भी आपको दिखाऊंगा, ऐसी रिसर्च जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको यह भी बताऊंगा कि एक धर्म के प्रति झुकाव की कांग्रेस की जो सोच है, उससे जुड़े खतरे के बारे में पीएम मोदी कोई पहली बार अलर्ट नहीं कर रहे, वो बार बार अलर्ट कर चुके हैं और आज से नहीं कर रहे, जब प्रधानमंत्री थे भी नहीं तब से कर रहे हैं। वो पुराने बयान आपको सुनाऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान। लोग सोच रहे हैं 2024 में बोल रहे हैं, पीएम बनने के पहले उन्होंने इस खतरे के बारे में बताया था। इस तुष्टीकरण की बात करके पीएम मोदी दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश को यह बता रहे हैं कि अगर यह खेल चला तो कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति छीन लेगी और मुसलमानों को बांट देगी। ये वो बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हक मुसलमानों को देने वाली है। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान में बदलाव की साजिश कर रही है। यानी जो राहुल गांधी का एक बयान हमने आपको कल दिखाया था, उसको आधार बनाकर नरेंद्र मोदी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इसको आधार बनाने के पीछे कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री है। पीएम मोदी अपनी इस बात से पीछे हटने वाले भी नहीं दिखते, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। आज भी उन्होंने चुनावी रैली में यह बात कही। एक बार पीएम मोदी को पहले सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को क्या चैलेंज भी दिया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। पीएम मोदी तो कांग्रेस को खुला चैलेंज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी ने कांग्रेस का छुपा राज बता दिया तो अब ये लोग कांपने लगे। पीएम मोदी का एक और बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जो बात आज कह रहे हैं वही बात वो कैसे बहुत अरसे से कह रहे हैं, और ये बात साफ साफ है कि मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण का खेल बंद होना चाहिए। पहले पीएम मोदी को आज सुनिए। तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास जो रहा है उसको कांग्रेस छुपाना चाहती है, और वो उस चैलेंज को देते हुए कह रहे हैं कि हम आपसे चर्चा करने को तैयार हैं। यानी कांग्रेस अपने ही इतिहास से भाग रही है, ये आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा क्या इतिहास है कांग्रेस का जिससे कांग्रेस भाग रही है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? आज कांग्रेस का वो इतिहास भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आज जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस का जो सच देश को बता रहे हैं, उस सच में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक एक बात उसकी बताऊं कि कैसे धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक कर दिया था।
उससे पहले नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान सुन लीजिए, जब वो प्रधानमंत्री थे भी नहीं। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि सबका साथ चाहिए, या फिर ऐसे लोग चाहिए जो सबका साथ नहीं बल्कि सिर्फ विशेष धर्म का साथ और विकास चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का यह पुराना बयान 2012 का हम आपके लिए निकाल कर लाए। सुनिए इस 2012 के बयान को। तब वो पीएम थे भी नहीं, तब भी उनकी सोच यही थी कि खाली मुसलमान नहीं होगा इस देश में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। सुनिए 2012 में प्रधानमंत्री मोदी ने, तब के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। આપણે માટે દેશ સર્વોપરી છે। આપણે કેવો રસ્તો લીધો? સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ। એમનો રસ્તો ભાગલા પાડો રાજ કરો, આપણો રસ્તો સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ। કા દેશમાં ક્યારે ધર્મના આધારે અનામતની પ્રથાને પ્રવેશ ન આપવો, કે સંપ્રદાયના આધારે जो अनामत प्रथा है देश टुकड़ा टुकड़ा में वहंचाई जैसे। यानी 2012 में भी नरेंद्र मोदी वही बात कह रहे थे जो वो 2024 में कह रहे हैं कि बॉस एक धर्म की बात करना बंद कर दो। और नरेंद्र मोदी 12 साल बाद भी यही बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो मुसलमानों के आरक्षण के लिए जी जान लगाए हुए थे। एक बार इस पर पीएम मोदी को सुनिए, फिर कांग्रेस के इसी मुस्लिम प्रेम का चैप्टर विस्तार से खुलेगा। आज 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। यानी 2012 से 2024 तक नरेंद्र मोदी एक ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि इस देश में सबकी बात होगी, खाली मुसलमान नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कांग्रेस इस एजेंडे को छोड़ नहीं पाई, वो सिर्फ मुसलमान करके ही आगे बढ़ती रही। जब पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं तो सबके सामने ये राज भी खुलना चाहिए कि कैसे मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दिया था। 2004 से 2014 तक, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में मुसलमानों को आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक कर दिया। बॉस, मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह दौड़ लगा दी। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये दौड़ते रहे कि कैसे हम मुसलमानों को आरक्षण दे दें। और मैं आपको इसका पहले आपको इसका सार बता देता हूं कि कितने प्रयास किए कांग्रेस ने। आप सोचिए 10 साल में, 2004 से लेकर 2014 कांग्रेस सरकार, अगर आप राज्य और प्लस केंद्र, जहां जहां इनकी राज्य में सरकार थी और केंद्र सरकार यूपीए की, उसको अगर आप मिला दीजिए, मुस्लिम आरक्षण मिल सके मुस्लिम समाज को, मुस्लिम आरक्षण, इसके लिए 5 बार इन्होंने 10 साल में प्रयास किया। 5 बार। कभी बोले कि हम 5% आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को, जबकि धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, लेकिन बोले हम दे देंगे। कभी बोले हम 4.5% दे देंगे भैया, कभी फिर बोले कि नहीं हम 4% दे देंगे बॉस। और अगर हाई कोर्ट ना होता और सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मुस्लिम आरक्षण भैया देश में चल गया होता। वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगा तो मुस्लिम आरक्षण नहीं हो पाया। लेकिन 5 बार, सोचिए 10 साल की सरकार में 5 बार कांग्रेस ने प्रयास किया। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती थी कि धर्म के नाम पर यह आरक्षण देना एक मुश्किल काम है, इसकी इजाजत नहीं है संविधान में। इसलिए उसने पहले राज्य स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया।
इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश को चुना गया। साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। मई 2004 में आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के 2 महीने के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला हो गया। जुलाई 2004 में आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में मुसलमानों को 5% आरक्षण का ऐलान किया। यानी कांग्रेस के एजेंडे पर टॉप प्रायोरिटी में मुस्लिम आरक्षण था। और यही बात आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सरकार बनी और इनको सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण देना था। लेकिन सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, यानी हाईकोर्ट की वजह से फैसला रुका। इसके बाद मुसलमानों को आरक्षण देने का दूसरा तरीका निकाला गया। नवंबर 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायाधीश डॉक्टर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। मतलब इस रास्ते से नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता निकाले, इतनी तड़प थी अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने की। जून 2005 में सुब्रमण्यम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को 5% आरक्षण की सिफारिश की और बिजली की रफ्तार से काम करते हुए जून 2005 में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। अक्टूबर 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधानसभा में बिल तक लेकर आ गई। लेकिन नवंबर 2005 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है। और जो लोग आज कहते हैं देश का संविधान खतरे में है, वो लोग असंवैधानिक काम करके मुसलमानों को आरक्षण दे रहे थे और आज कहते हैं कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तड़प रही थी और इसलिए हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। रुके नहीं बॉस, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए। जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सीमित अंतरिम रोक लगा दी। जिन लोगों को आरक्षण से नौकरी मिली उन्हें हटाया नहीं, लेकिन आगे नौकरी पर रोक लगा दी कि अब इसके आगे मत देना, लेकिन जिसको दिए हो अभी हटा नहीं रहे, तो अंतरिम रोक लगी। अप्रैल 2007 में सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जिन सिफारिशों के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया वो सिफारिशें लॉजिकल भी नहीं थी, उनका जमीनी हकीकत से कोई कनेक्शन तक नहीं था। आप सोचिए, मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर जमीनी हकीकत को भी जमीन के नीचे दफनाकर सब कुछ किया गया। बार बार कोर्ट से झटका लगने के बाद भी आंध्र प्रदेश सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने पर अड़ी रही। आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले को फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट पीएस कृष्णन को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर जून 2007 में पीएम कृष्णन ने रिपोर्ट पेश की जिसमें मुसलमानों को 14 बैकवर्ड क्लास की पहचान की गई। जुलाई 2007 में आंध्र प्रदेश बैकवर्ड कमीशन ने मुसलमानों के 15 ग्रुप्स को 4% आरक्षण की सिफारिश की। जुलाई 2007 में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सिफारिश पर मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। फरवरी 2010 में आंध्र प्रदेश की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने मुस्लिम आरक्षण पर फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला कानून सही नहीं है। 7 जज की बेंच, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की, 1-2 नहीं 7 जजेस की बेंच कह रही है कि यह कानून सही नहीं है और संविधान के आर्टिकल 14, 15(1) और 16(2) का उल्लंघन है। यानी फिर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार पर मुंह पर करारा तमाचा लगा कानून की हाईकोर्ट की तरफ से कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर दिया गया है और इससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और अंतिम फैसले के लिए मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया। इस तरह से हाथ पैर मारे कांग्रेस ने मुसलमान आरक्षण के लिए, जिसकी याद नरेंद्र मोदी दिला रहे थे। जब 2004 से 2010 तक, अभी बात खत्म नहीं हुई है बॉस, अभी आखिर तक ये चैप्टर देखिए, ऐसी बातें हैं कि दिमाग भन्ना जाएगा आपका। जब 2004 से 2010 तक करीब 6 साल तक आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण देने के प्रयास की टेस्टिंग हो गई कि मामला कहां फंस सकता है, कहां निकल सकता है, क्या हो सकता है,
तो जो नरेंद्र मोदी ने वर्ड यूज किया पायलट प्रोजेक्ट, तो उस पायलट प्रोजेक्ट को 2011 में यूपीए सरकार ने केंद्र में भी अप्लाई करने की कोशिश की। 22 दिसंबर 2011 को यूपीए सरकार ने 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुसलमानों को 4.5% आरक्षण देने का फैसला लिया। मतलब ओबीसी कोटा में से निकालकर, मतलब जो ऑलरेडी कोटा है 27% का, उसमें से निकालकर मुसलमानों को दिया कि अलग से नहीं दे सकते, तो उसमें से 4.5% दे दिया, यानी उधर ओबीसी का हक मार दिया। यानी जो ओबीसी वर्ग के हक में कटौती कर कांग्रेस ने उनका हक 4.5% मुसलमानों को देने का फैसला कर लिया। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और यूपी में मुसलमानों के अच्छे खासे वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई। हालांकि 29 मई 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के मुस्लिम आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन 13 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की बहुत खिंचाई हुई और केंद्र के आरक्षण देने के होमवर्क पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस फैसले की संवैधानिक मान्यता पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सभी वर्ग जो ओबीसी के अंडर आते हैं उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार तो धार्मिक लग रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस की सरकारों की छीछा लेदर होती रही। बार बार कहा जाता रहा कि आप संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन संविधान के अगेंस्ट जाने की, अपने माथे पर यह लिखवाने की बात, उसके बावजूद ये लोग अड़े रहे कि नहीं मुसलमान को तो आरक्षण देंगे, जिसकी याद आज नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। यूपीए सरकार के मुस्लिम आरक्षण देने के फैसले का जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। एक बार पीएम मोदी के बयान का वो हिस्सा सुनिए, फिर आपको बताता हूं कुछ और ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की काम किया, उन्होंने जो एससी, एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। और जिनका कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम की जो कहानी सुनाई, उससे देखकर तो कोई भी ये बता सकता है कि कांग्रेस का झुकाव किस तरफ है। कांग्रेस कैसे एक धर्म के प्रति पक्षपात करती है, एक धर्म विशेष के हक में पॉलिसी बनाती है, ये आरोप ऐसे नहीं लगते। और जब सवाल उठते हैं तो कांग्रेस मुकर जाती है। जैसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मुसलमानों पर दिए बयान को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। आज कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने भी मनमोहन सिंह के बयान पर सफाई दी, लेकिन इस सफाई में भी सच्चाई बाहर आ गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा यह कहा कि जो सबसे पिछली लाइन में खड़े हैं, जो सबसे पिछड़े हुए हैं लोग हैं, उनका हक है। और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, इसमें कहां किसी को एतराज हो सकता है। अगर पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा तो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। यानी इधर से कान न छूकर इन्होंने घुमाकर कान छुआ, लेकिन राशिद अल्वी ने भी यह मान लिया कि मनमोहन सिंह भी मुसलमानों की बात कर रहे थे। भाई सबसे पीछे मुसलमान है, आप खुद ही कह रहे हैं लाइन में, और मनमोहन सिंह उनकी बात कर रहे थे, तो मुसलमानों की ना बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि इतने साल राज करने के बाद भी कांग्रेस की सरकारों में मुसलमान लाइन में सबसे पीछे खड़ा क्यों रह गया? मुसलमान को ईगो मसाज तो करते रहे, लेकिन उसको घर क्यों नहीं दिया, उसको नौकरी क्यों नहीं दी, उसको शिक्षा क्यों नहीं दिया, उसको मॉडर्न क्यों नहीं बनाया, उसको बाहर क्यों नहीं भेजा दुनिया देखने के लिए, समझने के लिए? उसको लाइन में ही पीछे खड़े रखना है, बस वोट लेना है क्या? यह सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या कि आज भी वो पीछे ही खड़ा है? लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती। पाठशाला में आपको हिस्ट्री का वो चैप्टर भी खोलकर दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मुसलमानों के आरक्षण की पैरवी करने वाले तब भी खड़े हो गए थे जब इस देश का संविधान बन रहा था।
लेकिन तब सरदार पटेल ने देश को बंटने से बचाने के लिए जो काम किया, आज मोदी वही काम कर रहा है। मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग देश को आजादी मिलने के बाद भी शुरू हो गई थी। संविधान सभा में भी मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा उठा था। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने नौकरी और विधानसभा में मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगा था। धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग पर सरदार पटेल ने तगड़ी नाराजगी जताई थी। जैसे आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर चीजें नहीं चलेंगी, वही सरदार पटेल कह रहे थे। सरदार पटेल ने 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कह दिया था कि अभी अभी देश का बंटवारा हुआ है और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए जिससे फिर से बंटवारा हो। सरदार पटेल ने कहा कि सहानुभूति और प्यार जताने के इस तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं। सरदार पटेल ने आगे कहा कि सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें जिससे हम यह समझ सकें कि हम कहां खड़े हैं। सरदार पटेल ने यह भी कहा कि अगर देश के बंटवारे वाली प्रक्रिया को फिर से दोहराया गया तो जो ये चाहते हैं, मतलब एक तरह से जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, उनकी जगह यहां नहीं पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने सीधा कह दिया बॉस कि फिर बांटिएगा क्या आरक्षण के नाम पर। सरदार पटेल ने कहा कि हम यहां देश का निर्माण करने बैठे हैं, निर्माण कर रहे हैं, एक देश की बुनियाद रख रहे हैं। जो लोग बंटवारे के बीज बोने का विकल्प चुनते हैं उनके लिए इस देश में रत्ती भर जगह नहीं है, और यह बात वो स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। यानी धर्म के आधार पर चीजें नहीं होंगी, यह सरदार पटेल ने साफ किया संविधान सभा के सामने। और यही आज 2024 में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है कि धर्म के आधार पर चीजें इस देश में नहीं चलेंगी, सबका साथ सबका विकास होगा। मुसलमानों को भी इस देश में हर चीज मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता मुसलमानों को हर चीज मिलने से, लेकिन मुसलमानों को अलग से मिलेगी यह नहीं हो सकता, क्योंकि देश धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा। मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बात रखी। जो लोग आज की कांग्रेस जो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए दिन रात एक की हुई थी, उनके खुद के पूर्वज क्या करते थे जरा सुनिए। नेहरू क्या कहते थे? जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो कहा वो आज कांग्रेस को याद करना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग से जवाहरलाल नेहरू तक निराश हो गए थे। मई 1949 को संविधान सभा में नेहरू ने कहा यह बहुत बुरी बात है कि कोई छोटा समूह या अल्पसंख्यक दुनिया और बहुसंख्यकों के सामने ऐसा दिखने की कोशिश करे कि वो बहुसंख्यकों से दूर रहना चाहता है, वो बहुसंख्यकों पर विश्वास नहीं करता। नेहरू ने आगे कहा कि आरक्षण को खत्म करना न केवल अपने आप में एक अच्छी बात है, बल्कि यह सभी संबंधित लोगों के लिए और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह देश और दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इससे यह पता चलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति वास्तव में ईमानदार हैं। यानी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की आज की कांग्रेस नेहरू के कांग्रेस से भी अलग हो गई है। नेहरू भी विरोध कर रहे थे धर्म के आधार पर आरक्षण का। संविधान सभा के अलावा नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आरक्षण का विरोध किया। 27 जून 1961 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा कि वो किसी भी तरह के आरक्षण को पसंद ही नहीं करते। खास तौर पर नौकरियों में आरक्षण को लेकर नेहरू ने यह भी लिखा कि वो हर उस चीज के खिलाफ हैं जिससे अक्षमता और सेकंड रेट स्टैंडर्ड को बढ़ावा मिले। मतलब जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना, सबको न्याय, आरक्षण, बीजेपी खत्म कर देगी, ये सब बातें कर रहे हैं, उनके परनाना कह रहे थे कि आरक्षण जो है वो सेकंड रेट स्टैंडर्ड को बढ़ावा देता है। अगर हम धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को कुचल देते हैं और दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के बने रह जाते हैं। नेहरू ने लिखा कि वो चाहते हैं कि देश हर चीज में प्रथम श्रेणी का देश बने। जिस पल हम दोयम दर्जे को प्रोत्साहित करते हैं हम खो जाते हैं। नेहरू ने लिखा कि यह जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचारों के आधार पर आरक्षण का यह काम कितना आगे बढ़ गया है। इस रास्ते पर चलने में न सिर्फ मूर्खता है बल्कि विनाश भी तय है। धर्म के आधार पर आरक्षण विनाश का रास्ता है, यह नेहरू कहते थे। और 2004 से 2014 तक आज की कांग्रेस मुसलमान आरक्षण के लिए कलेजा निकाल कर रखती थी। उनको विनाश नहीं दिख रहा था देश का। नरेंद्र मोदी को दिखता है, इनको नहीं दिखता है। कांग्रेस ने कैसे मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही यह सुनिश्चित किया था कि पिछड़े वर्ग के अधिकार पर कोई सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस को याद दिलाऊं,
कि बात साल 1951 की है, जब संविधान का पहला संशोधन हुआ। इस संशोधन में आर्टिकल 341 में बदलाव किया गया और कानून में बदलाव करके यह तय हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट में केवल वही लोग आएंगे जो हिंदू दलित होंगे, इसमें कोई और धर्म के लोग नहीं होंगे। आप खुद देखिए, संविधान के पहले संशोधन में ही उस वक्त की सरकार की प्राथमिकता दिखती है और तब के नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण धर्म की राजनीति का हथियार बनकर न रह जाए और ना ही इसके जरिए हिंदू मुसलमान की राजनीति हो। एक बात यहां पर गौर करने वाली है कि जब कांग्रेस के मुख्य नेताओं जैसे सरदार पटेल और नेहरू धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर चुके थे, तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ जाकर क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई? क्यों कांग्रेस मुसलमान करती रही? सालों से क्यों इसके पीछे लगी रही? इसकी वजह भी आपको बताता हूं। और उसके लिए पिछले 7 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले मुस्लिम वोट बैंक का आंकड़ा बताता हूं। 1996 में 36% मुस्लिम वोट अकेले कांग्रेस को मिला। 1998 में 32% मुस्लिम वोट मिला। 1999 में कांग्रेस को 40% मुसलमानों ने वोट दिया। 2004 में 36%, 2009 में 38% मुसलमानों ने, 2014 में भी 38% मुसलमानों ने वोट दिया, 2019 में 39% मुसलमानों ने वोट दिया। यानी कांग्रेस को मुसलमानों का वोट भर भर कर मिलता रहा। पिछले 28 सालों से कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का जमकर फायदा हुआ। मुसलमान को फायदा हुआ या नहीं हुआ, यह सबके सामने है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तक कह चुकी है कि मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का फायदा जरूर हुआ वोट ले लेकर। इसलिए आज भी कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक का मोह छोड़ नहीं पा रही और उसी नीति पर आगे बढ़ रही है जिसको नरेंद्र मोदी एक्सपोज कर रहा है। कांग्रेस सालों तक यह मानती रही कि उसकी तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से मुसलमानों का बड़ा वोट उसे मिलता है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक ऐसा पॉलिटिकल ब्लंडर भी किया जिसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है और उसे सुधारने की कोशिश तक नहीं करती। 1985 में शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो के हक में फैसला दिया और पति को हर महीने शाबानो को गुजारे भत्ते का पैसा देने का आदेश दिया। इस फैसले का विरोध मुस्लिम समाज में होने लगा। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वोट बैंक के चक्कर में राजीव गांधी ने 1986 में, यानी 1 साल के अंदर ही, संसद में एक एक्ट पास करके शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य कर दिया। कांग्रेस को भरोसा था कि इस काम से आने वाले चुनाव में उसे फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। शाबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। एक महिला को उसका गुजारा भत्ता भी ना मिले और उसके लिए आप एक्ट लाकर, कानून लाकर उसका हक छीन रहे हैं। आगे चलकर यही कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। पीएम के बयानों से विपक्ष में खलबली मची और इससे दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव का टेंपरेचर भी बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक सब ये कह रहे थे कि चुनाव ठंडा है, चुनाव में माहौल नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरह से चुनावी तापमान बढ़ गया है, माहौल गर्म हो गया है, उसका असर दूसरे चरण की वोटिंग में दिख सकता है। और इसीलिए पाठशाला की अब अगली क्लास, दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क कैसे ले लिया है। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के लिए वो कह दिया कि बवाल मच गया। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी की बजाय अब जीजाजी वाड्रा और उनके साले राहुल की लड़ाई होगी क्या? 2024 चुनाव की सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर खोलता हुआ। चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में सभी जुटे हुए हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को 87 सीटों पर वोटिंग हुई और यह चुनाव का वो चरण है जहां से 2024 के चुनाव में बीजेपी की असली ताकत दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि दूसरे चरण की जो 87 सीटें हैं उनमें 2019 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 62 सीटें यानी करीब 70% सीटें जीती थी। एक सीट जेडीएस ने जीती थी जो अब बीजेपी के साथ है, यानी 87 में से 63 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, बीजेपी और उसके गठबंधन के खाते। कांग्रेस ने मात्र 18 सीटें जीती थी, जिनमें 15 सीटें अकेले केरल से आई थी। दूसरे चरण से पहले तुष्टीकरण के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है, तो इसकी वजह भी है क्योंकि दूसरे चरण में कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें, या फिर जहां पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। और इनमें अगर उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जहां दूसरे चरण में मतदान है, 26 अप्रैल को वोटिंग है, उन सीटों में बात करें तो मुस्लिम वोटर, अमरोहा में करीब 35% मुस्लिम वोटर है यूपी के अंदर, मेरठ में करीब 23% मुस्लिम वोटर, अलीगढ़ में 19%,
बागपत में करीब 19% मुस्लिम वोटर, बुलंदशहर में भी 19% मुस्लिम वोटर, गाजियाबाद में करीब 25% और गौतम बुद्ध नगर में करीब 16%, मथुरा में करीब 8.5% मुस्लिम वोटर। कल हमने आपको बिहार के बारे में भी बताया था कि वहां जिन 5 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी वो भी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें। इन 5 सीटों में मुस्लिम आबादी अगर देखें, किशनगंज 67% मुस्लिम वोट, कटिहार 38%, पूर्णिया 30%, भागलपुर 15%, बांका 10 से 15%। अब आप सोचिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में या मुस्लिम वोटर बहुल इलाकों में वोटिंग होनी है और नरेंद्र मोदी सबके साथ की बात कर रहे हैं और जो खाली मुसलमान करते आए हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं। बड़ा रिस्क है कि हो सकता है एक तरफा वोट जो है वो चला जाए कांग्रेस की तरफ। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं कि बॉस, इस देश में किसी धर्म विशेष की खाली बात नहीं होगी जब सबका विकास होगा। बिहार में मुस्लिम वोटों के चक्कर में ओवैसी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खुद ओवैसी बिहार में प्रचार करने के लिए 2 दिन से जमे हुए हैं। आज ओवैसी ने किशनगंज में क्या कहा है, सुनिए। फिर राहुल गांधी की वायनाड सीट का क्या हाल है, जो दूसरे चरण की सीटों में से एक सीट है, वहां का हाल भी बताऊंगा। मगर ये बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि मुल्क की हालात कैसे हैं। मुल्क में फिरका परस्ती तमाम हर तरफ फैला दी जा चुकी है। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया और इसका हालिया जिक्र अगर मैं कहूं कि आपके सामने करूं तो 2 दिन पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरे चरण में राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी वोटिंग होगी। वायनाड लोकसभा सीट पर भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी। वैसे तो वायनाड जिले में 49.5% हिंदू, 21.5% ईसाई और 28.8% यानी करीब 29% मुसलमान हैं। लेकिन वायनाड लोकसभा में कोझिकोड और मल्लपुरम जिले के कुछ इलाके भी आते हैं। इनमें वायनाड में मल्लपुरम के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 60 से 70% मुसलमान हैं। साथ ही कोझिकोड की जो विधानसभा वायनाड में आती है वहां 43% तक मुसलमान हैं। इन सबको मिला दिया जाए तो वायनाड एक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट बन जाती है। वायनाड लोकसभा में मुस्लिम करीब 45%, ईसाई 12.5% और हिंदू 41.5%। राहुल गांधी के बारे में चर्चा है कि वायनाड सीट पर वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद अमेठी में उनके नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। ऐसी बातें चल रही हैं कि अमेठी में कांग्रेस ने अब तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसे वायनाड में वोटिंग का इंतजार है। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ललकार रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी आए तो सही। स्मृति ईरानी ने आज यह कहा कि अमेठी की सीट पर तो जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा की नजर है, इसलिए साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे। सुनिए स्मृति ईरानी को, फिर बताऊंगा कि यूपी में सीएम योगी ने कैसे इंडी गठबंधन को धुआं कर रखा है। तब 26 बाद आएंगे वायनाड से ऐसे टाटा हाँ भैया, फिर भी आएंगे तो देखिए। अब जीजा जी की नजर है तो साले साहब क्या करेंगे। एक जमाने में दादा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर किया करते थे, 5 मिनट के लिए सीट छोड़ के कहीं जाना होता था तो बुजुर्ग अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सीट के ऊपर छोड़ दिया करता था कि बैठना मत, हमारी सीट है। करते थे कि नहीं करते थे बात। तो राहुल गांधी भी रुमाल छोड़ने आएंगे, चिंता न करो, क्योंकि जीजा जी की नजर है। दरअसल अमेठी में 20 मई को वोटिंग होगी और नामांकन 26 अप्रैल से 3 मई के बीच हो जाएगा। बहुत चर्चा है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद अमेठी से नामांकन भर देंगे। अब अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अमेठी ही नहीं पूरे यूपी में योगी ठान चुके हैं कि 80 में से 80 सीटें लाकर देनी है नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी को 2024 में 400 पार पहुंचाना है। सीएम योगी इस वक्त एक दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं। आज हनुमान जयंती है तो सीएम योगी ने गोरखपुर में सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना की, फिर अपनी रैलियों के लिए निकल गए। गोरखपुर से सीधे सीएम योगी चुनावी रैली के लिए अमरोहा पहुंच गए। अमरोहा में गदा देकर सीएम योगी का स्वागत किया गया। सीएम योगी ने भी हाथ में गदा उठाई और पीएम मोदी को जिताने की अपील कर दी। पीएम मोदी की जीत का सीएम योगी ने हनुमान से क्या कनेक्शन जोड़ा, सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सीएम योगी ने अमरोहा से इंडी गठबंधन के कैंडिडेट को कैसे निशाने पर लिया।
हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम को अयोध्या में विराजमान कराने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो बोलेंगे जो राम को लाए हैं, क्या बोलेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेंगे ना? सभी सहमत हैं ना? और कमल खिलाएंगे ये भी बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? अमरोहा की रैली में सीएम योगी ने इस सीट से मौजूदा सांसद दानिश अली को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि जिसको अमरोहा के लोगों ने पिछली बार सांसद बनाकर भेजा था, उसने संसद में भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया। सीएम योगी ने इस बार चुनाव में भारत माता की जय नहीं बोलने वाले सांसद को सबक सिखाने की अपील की। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सीएम योगी ने कांग्रेस पर क्या हमला किया है। जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का हिस्सा है, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा है। अमरोहा के बाद सीएम योगी ने बागपत में चुनावी रैली की और इस रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस देश में तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। सुनिए एक बार सीएम योगी को, फिर आपको टीवी वाले सीरियल वाले भगवान राम की चुनावी सीट पर सीएम योगी के रोड शो की झलक दिखाऊंगा। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। अमरोहा और बागपत में चुनावी रैली के बाद सीएम योगी मेरठ पहुंचे। मेरठ में सीएम योगी ने बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो किया। सीएम योगी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे थे। पूरे रोड शो के दौरान लोगों की भीड़ सीएम योगी पर फूल बरसाती रही। सीएम योगी तो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का हाल यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आज मेरठ में चुनावी रैली करनी थी, लेकिन आखिरी मौके पर अखिलेश यादव की रैली ही रद्द हो गई। जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज मेरठ में रैली की। मायावती ने सरकार में आने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा कर दिया। और इस वक्त अखिलेश यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है और हैरान करने वाली खबर भी आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। अब यह खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दिन अखिलेश यादव नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। कल ही अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। यानी अखिलेश यादव की सिर्फ रैली ही रद्द नहीं हो रही, बल्कि समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उनका कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हो पाया है। कल तेज प्रताप यादव को टिकट मिला और अब खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का और आखिरी दिन नामांकन कर सकते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स बदल चुके हैं और अब क्या कन्नौज में भी कैंडिडेट बदलेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, यह सवाल खड़ा होने लगा है। एक तरफ यूपी में सीएम योगी के सामने इंडी गठबंधन और विपक्ष पस्त है, तो दूसरी तरफ बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी की सियासत के छक्के छुड़ा रखे। अमित शाह ने आज मालदा दक्षिण सीट पर रोड शो किया और रायगंज में चुनावी रैली की। रायगंज में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रायगंज की रैली में अमित शाह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी की राजनीति को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एक तरफ घुसपैठ करा रही हैं और दूसरी तरफ शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध करती हैं। अमित शाह को सुनिए एक बार। ये ममता दीदी विरोध कर रही है। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है और है। एक और तो दीदी
आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती हो। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। यानी बंगाल के चुनाव में सीए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमित शाह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि भैया नागरिकता तो देंगे, और ममता बनर्जी अलग वादे कर रही हैं। दूसरे चरण का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो गया, उस पर लगातार आपको जानकारी दूंगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, बाबा रामदेव के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। बाबा रामदेव के केस में नया ट्विस्ट है। बाबा रामदेव पर आरोप लगाने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे झटका लगा, अब यह भी देखिए। बाबा रामदेव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, लेकिन आज बाबा रामदेव पर आरोप लगाने वाले भी कैसे सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गए, वो आपको आज बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बाबा रामदेव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। पतंजलि पर जो झूठे विज्ञापन का केस है, उसमें बाबा रामदेव ने आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर माफी स्वीकार करने से मना कर दिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट से चौथी बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस बार भी माफी को रिजेक्ट कर दिया। पिछली सुनवाई के बाद बाबा रामदेव की तरफ से 22 अप्रैल को देश के कई अखबारों में माफीनामा छपवाया गया। इस माफीनामे को छपवाने में पतंजलि के 10 लाख रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कई सवाल उठा दिए। कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि माफी छपवाने में इतनी देर क्यों लगी। कोर्ट बाबा रामदेव की तरफ से दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए अब इस मामले में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई हुई, और इसमें स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर रहने का फिर से निर्देश दिया गया है। बाबा रामदेव के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने महंगे इलाज और महंगी दवाइयों को लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी तगड़ी क्लास लगा दी। बाबा रामदेव पर आरोप लगाने वाला आईएमई तो है, उसके ही लोग तो हैं, आज उनकी भी क्लास लग गई जिन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया। आईएमए ने ही बाबा रामदेव के खिलाफ झूठे विज्ञापन का केस किया था, लेकिन कोर्ट ने आईएमए से ऐसी ऐसी बातें कही कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबा रामदेव को क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर कल माफीनामा दाखिल क्यों किया गया, यह तो पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। इस पर पतंजलि की तरफ से कहा गया कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, इस पर 10 लाख रुपए का खर्च भी हुआ है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या यह माफीनामा उतने ही साइज के थे जितने साइज के आपके पहले वाले विज्ञापन थे। कोर्ट ने तंज करते हुए यह भी पूछा कि क्या आप हमेशा इतने ही साइज का विज्ञापन छपवाते हैं। दरअसल बाबा रामदेव के माफीनामे का साइज और विज्ञापनों की तुलना में अगर आप करेंगे तो वो माफीनामा छोटा था। अब कोर्ट इसी पर कह रहा है कि आपने छोटा क्यों छपवा दिया। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अगर आप माफी मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माफीनामे को माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब इतना छोटा माफीनामा मत छपवाइए। इस पर पतंजलि ने कहा कि कंपनी ने विज्ञापन पर लाखों खर्च किए, तो कोर्ट ने जवाब दिया कि इसकी हमें कोई चिंता नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि माफीनामा कल क्यों दायर किया गया, अब हम अखबारों के बंडलों को नहीं देख सकते, इसलिए अब 30 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई करते हुए आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई, जो इस केस में दूसरी पार्टी है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश भर के एलोपैथी डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है, जो एलोपैथी इलाज और डॉक्टर्स के अधिकारों के लिए काम करती है। आज कोर्ट ने आईएमए को फटकार लगा दी और कहा कि आप पतंजलि पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि 4 अंगुलियां आप पर भी यानी आईएमए पर भी उठ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आईएमए की तरफ से इलाज में अनैतिक तौर तरीके अपनाए जाने की शिकायत मिल रही है। इस दौरान कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के अलावा दूसरी एफएमसीजी कंपनियों का भी जिक्र किया और कहा कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत दावे करती हैं। एफएमसीजी में कई एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक्स भी आते हैं। कोर्ट ने कहा कि कई प्रोडक्ट्स के ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनके इस्तेमाल से न केवल छोटे बच्चों पर बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों तक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी पूछा है कि पिछले 3 सालों में कितने भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई है। इसे लेकर सरकार से कोर्ट में एफिडेविट पेश करने के लिए भी कहा गया।
यानी जो लोग बाबा रामदेव पर आरोप लगा रहे थे, आज उनको भी सवालों से गुजरना पड़ गया। दूसरी कंपनियों पर भी सवाल खड़े हुए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा रामदेव पर सवाल होंगे, कई ऐसी कंपनियां हैं जो सवालों के कटघरे में खड़ी होती हैं। हमारे देश में महंगे इलाज और महंगी दवाइयों को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई असरदार नीति या नियम नहीं बन पाया। देश के ज्यादातर लोग मानते हैं कि दवा कंपनियों और बहुत से डॉक्टर्स की मिली भगत से मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि घर और जमीन बिकने की नौबत आ जाती है। हालांकि पीएम मोदी की पहल पर देश में सस्ती जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत हो चुकी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाई ही लिखते हैं। आज आपको जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के बीच का अंतर भी बताता हूं, जबकि दोनों ही दवाएं एक जैसा काम करती हैं। इसमें एक दवा है पैरासीटामोल, जो बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। इसकी जेनेरिक दवा की कीमत है 2 से 3 रुपया, जबकि ब्रांडेड दवा लेने जाइएगा तो 11 से 17 रुपए में मिलती है। आज कोर्ट यही पूछ रहा है कि आप रामदेव की तरफ तो एक उंगली उठा रहे हैं, जो 3 उंगली आईएमए की तरफ उठ रही है कि यह क्यों हो रहा है, उसका क्या? इसी तरह एक दवा है डिक्लोफेनेक, यह सूजन और दर्द में काम आती है। इसकी जेनेरिक दवा की कीमत 4 से 5 रुपए है, जबकि ब्रांडेड दवा 20 से 22 रुपए की आती है, यानी 4 से 5 गुना महंगी। एक एंटीबायोटिक दवा है एजिथ्रोमाइसिन, इसका कोरोना में बहुत इस्तेमाल हुआ था। यह लंग्स के इंफेक्शन और निमोनिया के इलाज में काम आती है। इसकी जेनेरिक दवा की रेट 40 से 42 रुपए, जबकि ब्रांडेड की का रेट जो है 100 से 135 रुपया हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को फॉलिक एसिड दिया जाता है, इससे खून की कमी यानी एनीमिया को ठीक किया जाता है। जेनेरिक दवा का रेट 2 से 4 रुपया है, ब्रांडेड रेट 10 से 20 रुपया हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों को लंबे समय तक ग्लिबिप्राइड दवा लेनी पड़ती है। इसकी जेनेरिक कीमत 40 से 45 रुपए 55 रुपए है, ब्रांडेड की कीमत 85 से 120 रुपए है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के लिए एम्लोडिपिन दवा दी जाती है। इसकी जेनेरिक रेट 2 से 4 रुपए है, लेकिन ब्रांडेड का रेट 10 से 20 रुपए पहुंच जाता है। सुनने में 10 से 20 रुपया कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जो दवा 2 से 4 रुपए की वो 10 से 20 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब अगर 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बिक रही है, 10 गुना महंगी हो गई। तो जिस आईएमए को इतनी चिंता है कि बाबा रामदेव ने गलत विज्ञापन दिया, उसको इस बात की चिंता क्यों नहीं है भाई कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस प्रैक्टिस को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर भी सवाल उठाए। एफएमसीजी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो विज्ञापन के दम पर बाजार में बिकते हैं। इनमें कई एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक्स भी आते हैं, जो ये दावा करते हैं कि इन्हें पीकर आपके बच्चों में एनर्जी और ग्रोथ बढ़ जाती है। जबकि हाल ही में यह खुलासा हुआ कि बच्चों के कई हेल्थ ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर और चॉकलेट पाउडर मिला हुआ है, जो आपके बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल से बॉर्नवीटा समेत कई प्रोडक्ट्स को हेल्दी ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाने का निर्देश दिया। ये हेल्थ ड्रिंक्स देश में फूड लाइसेंस देने वाली सरकारी संस्था FSSAI के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉर्नवीटा के 100 ग्राम के पैकेट में करीब 32 ग्राम शुगर होने का आरोप लगा है। यानी कई कंपनियों पर सवाल है, खुद आईएमए पर सवाल है, लेकिन सिर्फ सवाल जो है वो बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर उठ रहा हो तो कई लोगों को औरों को भी जवाब देना चाहिए। यह भी आज कोर्ट में बात रखी गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ भारत में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि निवेश जल्दी शुरू करना चाहिए, कम उम्र से ही निवेश करने का बहुत फायदा है। तो आज इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जल्दी क्यों शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब दोनों हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते हैं, पर फर्क क्या है दोनों के इन्वेस्टमेंट में, आपको वो समझाता हूं। उदाहरण के तौर पर मानिए कि म्यूचुअल फंड सालाना 12% का रिटर्न दे रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि जो मिस्टर ए है, उन्होंने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया SIP में, और मिस्टर बी ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। दोनों 50 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट करते रहे। अगर आप आखिर में देखें तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 50 साल की उम्र में मिस्टर ए के पास 1 करोड़ रुपए थे, जबकि मिस्टर बी के पास 1.9 करोड़ यानी 1 करोड़ 90 लाख रुपए।
यहां ना तो मैं हीरो हूं, ना पैसा और ना ही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। यहां सबसे बड़ा हीरो है टाइम। वो बोलते हैं ना कि टाइम इज मनी। उसी तरह अगर आप यहां देखें तो आपको मिस्टर ए ने मिस्टर बी की तुलना में 5 साल देरी से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मतलब इन्वेस्टमेंट में 5 साल की देरी भी आपके वेल्थ जर्नी पर बड़ा असर डाल सकती है। क्या यह कोई चमत्कार है? कुछ ऐसा ही समझिए। और इस चमत्कार को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसका मतलब यह होता है कि जितना लंबे वक्त तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है, वक्त के साथ उतना ही ज्यादा बढ़ता है। आसान भाषा में कहूं तो पैसे पर पैसा बनता है, क्योंकि आपका पैसा एक लंबे पीरियड तक इन्वेस्टेड रहता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा रूल है, जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए और अपने पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करिए। इसलिए जितनी जल्दी और यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड, पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ भारत को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। An investor education and awareness initiative by HSBC Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।